बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हो रही है। वहीं अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार और पूर्व पीएम खालेदा जिया की पार्टी में भी टकराव देखा जा रहा है। बांग्लादेश में चुनाव की अवधि को लेकर पहले ही दोनों पार्टियों में खींचतान देखी जा रही है और अब एक और मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। वहीं शेख हसीना को लेकर भी यूनुस सरकार का बड़ा बयान सामने आया है, जिसे लेकर चर्चा तेज है। तो बांग्लादेश में छिड़ा सियासी घमासान, इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। दक्षिण कोरिया में बड़ा प्लेन हादसा, रूस ने मांगी माफी। चीन के फैसले ने बढ़ाई हिंदुस्तान बांग्लादेश की चिंता। और चलते चलते में देखेंगे बेघर हुए अमेरिकियों को। तो हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते तेजी से खराब हुए हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही स्थितियां बदली हैं और बांग्लादेश अब हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान से दोस्ती मजबूत करने में जुटा हुआ है। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की शरण में आई बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पहले हिंदुस्तान को चिट्ठी लिखकर हसीना को वापस भेजने के लिए कहा और अब बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने नया पैंतरा चलने का काम किया है। यूनुस ने आईसीटी के चीफ प्रोसिक्यूटर मोहम्मद ताजुल इस्लाम को हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द सजा सुनाने की बात कही है। यानी यूनुस ने एक तरह से निर्देश दिया है कि हसीना को हर हाल में दोषी ठहराया जाना है और उन्हें सजा सुनाई जानी है। ऐसे में सवाल तो सुनवाई को लेकर ही उठने लगे हैं। इस बीच बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईसीटी के चीफ प्रोसिक्यूटर मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा कि मानवता की गुनहगार शेख हसीना को 1 साल के अंदर सजा सुना दी जाएगी। दरअसल फोरम फॉर बांग्लादेश स्टडीज की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में ताजुल इस्लाम ने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं। उन्होंने दावा किया कि अंतरिम सरकार के मुखिया ने निर्देश दिया है कि देश में कई लोगों की जान ली गई। इस कार्रवाई में जिनका भी हाथ है उनके खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमा होना चाहिए। ताजुल ने कहा कि जुलाई में शुरू हुए छात्रों के आंदोलन को खत्म करने के लिए कई लोगों की जान ली गई। इसमें शेख हसीना का ही हाथ था। उन्होंने कहा कि पहले हम इस मामले में हसीना और उसके साथियों के खिलाफ केस फाइनल करेंगे और फिर सजा की बात होगी। हाल ही में बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने हिंदुस्तान को पत्र लिख शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की थी। बांग्लादेश सरकार ने कहा कि हसीना ने कई छात्रों की जान ली है और वो इसकी दोषी है। सरकार ने हिंदुस्तान से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। वहीं ढाका के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी ने कहा कि हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है और इसी कारण उन पर और उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। तो दूसरी तरफ शेख हसीना के बेटे संजीव वाजिद ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अवामी लीग के नेताओं को फंसाकर प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके चलते न्यायालय का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। वाजिद ने कहा कि हम अपनी मांग दोहराते हुए यही कहते हैं कि छात्रों के आंदोलन के दौरान जो भी कुछ हुआ उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। शेख हसीना के खिलाफ केस को लेकर बांग्लादेश की मुख्य दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सरकार के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन सत्ता को लेकर बीएनपी और कार्यवाहक सरकार के बीच मतभेद दिखने लगे हैं। एक तरफ मोहम्मद यूनुस की सरकार चुनाव को टालती जा रही है, वहीं बीएनपी जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे साउथ कोरिया में हुए बड़े प्लेन हादसे की। तो रविवार को साउथ कोरिया में बैंकॉक से आ रही जेजू एयरलाइंस की एक फ्लाइट क्रैश हो गई। यह हादसा मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। लैंड करने के बाद प्लेन रनवे पर फिसलता हुआ एयरपोर्ट के फेंस यानी बाउंड्री से टकराते ही क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक प्लेन में 6 क्रू मेंबर्स और 175 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त प्लेन के लैंडिंग गियर में कुछ खराबी आ गई थी। इसकी वजह से प्लेन को बिना लैंडिंग गियर के लैंड करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक प्लेन में सवार सभी 181 लोगों की जान चली गई है। यह हादसा भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:37 पर हुआ। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर सभी लोकल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। घटना को लेकर जेजू एयरलाइंस की तरफ से माफी भी मांगी गई। दक्षिण कोरिया सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को अजरबैजान में हुए प्लेन क्रैश पर माफी मांगी है। पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति से कहा कि यह हादसा उनके एयर स्पेस में हुआ, इसलिए उन्हें इसका दुख है। क्रेमलिन यानी रूसी पीएम के ऑफिस के मुताबिक विमान कजाकिस्तान की ओर मुड़ गया और अक्ताउ शहर के नजदीक 25 दिसंबर की दोपहर 12:30 बजे क्रैश हो गया। इस हादसे में 38 लोगों की जान चली गई थी और 29 लोग बाल बाल बचे। बता दें कि यह फ्लाइट अजरबैजान की राजधानी बाकू से ग्रोन्जी पहुंची थी। हालांकि
क्रेमलिन ने यह नहीं कहा कि उन्हीं के एयर डिफेंस सिस्टम की फायरिंग से प्लेन क्रैश हुआ है, जबकि प्लेन क्रैश में बचे हुए कुछ लोगों का कहना था कि जब विमान ग्रोनजी में था तब उन लोगों ने तेज आवाजें सुनी थी। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट जेम्स जे मार्लो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरी जानकारी के मुताबिक जब यह हादसा हुआ तब रूसी डिफेंस सिस्टम ग्रोजनी में यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहे थे, और अगर ये सच है तो हो सकता है कि डिफेंस सिस्टम ने प्लेन को ड्रोन समझ लिया हो और गलती से हमला कर दिया हो। वहीं प्लेन की ट्रैकिंग से जुड़ी जानकारी देने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने इस घटना को लेकर एक अलग ही दावा किया। वेबसाइट के मुताबिक हादसे से पहले उसका जीपीएस जाम हो गया था। फ्लाइट रडार ने प्लेन से जुड़ा एक ग्राफ भी शेयर किया है। प्लेन के जीपीएस जाम होने को भी रूस से जोड़कर देखा जा रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस पर पहले भी जीपीएस ट्रांसमिशन फेल करने के आरोप लग चुके हैं। और अब हम अगली खबर में बात करेंगे चीन के बड़े फैसले की। तो चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसके लिए वो करीब 132 बिलियन डॉलर खर्च करेगा। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग जांगबो के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना के तहत नदी पर एक बांध बनाया जाएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। चीन ने परियोजना के जरिए पर्यावरण को प्रभावित न होने की बात कही है, लेकिन मानवाधिकार समूहों और जानकारों ने इस घटनाक्रम के दुष्परिणामों के बारे में चिंता जताई है। इस प्रोजेक्ट की चर्चा पहली बार चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के आने के दौरान हुई थी, और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2021 में अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान एक मेगा बांध के निर्माण की बात कही थी। हालांकि इस लागत के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हांगकांग की साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इस परियोजना में कुल निवेश 1 ट्रिलियन युआन यानी 137 बिलियन डॉलर या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर चीन की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है कि इस परियोजना से कितने लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा और इसका इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए नमचा बरवा पर्वत के आसपास कम से कम 20 किलोमीटर की सुरंगें खोदने की जरूरत पड़ेगी, जिससे तिब्बत की सबसे लंबी नदी यारलुंग सांगपो की धारा को मोड़ दिया जाएगा। इसलिए इस बांध को हिंदुस्तान और बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चिंता के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि बांग्लादेश का 90% से ज्यादा पानी सीमा पार से आता है। सूखे के मौसम में अकेले ब्रह्मपुत्र नदी ही 70% तक पानी लाती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश की लाइफलाइन कहा जाता है। वहीं हिंदुस्तान के उत्तर पूर्वी राज्य और बांग्लादेश पहले से ही बाढ़ की घटनाओं का सामना कर रहे हैं, और जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें और ज्यादा चुनौतियों जैसे कि लैंडस्लाइड, भूकंप और बाढ़ जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश भूस्खलन के लिहाज से अति संवेदनशील है और यहाँ अक्सर ही भूकंप का खतरा बना रहता है। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का बांध बनाना इकोसिस्टम पर दबाव डाल सकता है और कई प्राकृतिक घटनाओं की वजह बन सकता है। इसके साथ ही अगर हिंदुस्तान और चीन के बीच भविष्य में कोई जंग होती है तो इस डैम का इस्तेमाल चीन हिंदुस्तान के खिलाफ बड़े हथियार के रूप में कर सकता है। जंग के वक्त वो हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर वाले हिस्से में जब चाहे तब बाढ़ के हालात बना सकता है, जिससे हिंदुस्तानी सेना बाढ़ में ही घिर जाए। चीन पर पहले भी ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को बदलने के आरोप लगते रहे हैं, और अब चीन की तरफ से डैम बनाने की खबर आई है। इसने हिंदुस्तान की चिंता को बढ़ा दिया है। और अब चलते चलते में देखेंगे बेघर हुए अमेरिकियों। तो 2024 में अमेरिका में बेघर व्यक्तियों की संख्या रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। ये खुलासा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट HUD की एक रिपोर्ट में सामने आया है, जिसके बाद हर तरफ खलबली मच गई है। HUD की सालाना रिपोर्ट के तहत जनवरी 2024 में अमेरिका में एक ही रात में लगभग 7,71,480 लोग बेघर थे। 2023 की तुलना में ये आंकड़ा 18% ज्यादा है। इसका मतलब है कि देश के हर 10,000 लोगों में से लगभग 23 लोग बेघर हैं। नेशनल लो इनकम हाउसिंग कोएलिशन के मुताबिक जनवरी 2024 में औसत किराया जनवरी 2021 की तुलना में 20% ज्यादा था। रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आवास के लिए बढ़ते खर्च, मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों की स्थिर मजदूरी और व्यवस्थित नस्लवाद जैसे कारणों से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। वहीं प्राकृतिक आपदाएं, बढ़ता प्रवास और कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किए गए बेघरी रोकथाम कार्यक्रमों की समाप्ति भी इस समस्या को और बढ़ा रही है। बेघर होने की दर में सबसे तेज बढ़ोतरी बच्चों और परिवारों में हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल लगभग 1.5 लाख बच्चे एक ही रात में बेघर हो गए, जो 2023 की तुलना में 33% ज्यादा है। 2023 और 2024 के बीच 18 साल से कम उम्र के बच्चों में बेघरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। बच्चों के साथ ही खास तौर पर अश्वेत समुदाय के लोगों में यानी अफ्रीकी अमेरिकियों में बेघरी की दर में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई।
जबकि अश्वेत लोग अमेरिका की आबादी का 12% हिस्सा बनाते हैं। वे बेघर लोगों का 32% हिस्सा बनाते हैं। इस खबर ने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को लेकर कई तरह की चर्चाओं को जोर दे दिया है। साफ है, ट्रंप का आगामी कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहने वाला है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।